नमस्ते। आज की क्लास में हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये वो कहानी है कि हमारा संविधान जो आज देश की नींव है, वो आखिर बना कैसे। बिल्कुल। तो ये जो आपके पास नोट्स हैं, हम इनको पेज बाय पेज एकदम डिटेल में समझेंगे, हर एक पॉइंट को आराम से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। अब हम पेज 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हेडिंग है डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन, द अर्ली वॉइसेस। मतलब ये मांग अचानक से नहीं उठी, इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। राइट। और इसमें सबसे पहला, सबसे ज़रूरी पॉइंट, इसको तो अंडरलाइन कर लेना चाहिए। हाँ, ये है बाल गंगाधर तिलक का स्वराज बिल 1895। ये साल और नाम दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहली बार था जब किसी ने भले ही इनफॉर्मल तरीके से एक संविधान की मांग रखी। बिल्कुल। और इस स्वराज बिल में था क्या? इस पेज पर जो लिखा है उसका मतलब ये है कि इसमें भारतीयों के लिए फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार मांगे गए थे। कौन से अधिकार? दो मेन पॉइंट्स दिए हैं यहाँ। पहला, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन यानी सोचने और बोलने की आज़ादी। और दूसरा, इक्वालिटी अंडर द लॉ मतलब कानून के सामने सब बराबर। नीचे एक मोमोनिक भी दिया है। तिलक ने स्वराज का आइडिया शुरू में ही लॉक कर दिया था। हाँ, लॉक से लोकमान्य तिलक याद रखने में आसानी होगी। काफी अच्छा तरीका है ये। ठीक है, अब चलते हैं पेज 2 पे। यहाँ हम देखेंगे कि एक आइडिया से ये ऑफिशियल डिमांड कैसे बनी। यहाँ एक टाइमलाइन है। 1925 में एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल आया, जिसमें तिलक की ही मांगों को दोहराया गया था। एग्जैक्टली। लेकिन जो सबसे जरूरी डेट है जिसको स्टार मार्क करना है वो है 1934। 1934, एम.एन. रॉय, कम्युनिस्ट मूवमेंट का एक बड़े नेता। हाँ, उन्होंने पहली बार एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्पेसिफिक आइडिया प्रपोज किया। यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सिर्फ एक आइडिया था। और फिर अगले ही साल 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी ने इस डिमांड को ऑफिशियली अपना लिया। सही। उन्होंने कहा कि हाँ, हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जो भारत का संविधान बनाएगी। तो रिवीजन टिप में भी यही लिखा है कि फर्स्ट आइडिया एम.एन. रॉय ने दिया और फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड आईएनसी ने की। ये फर्क हमेशा याद रखना है। अब आते हैं पेज 3 पर। हमारी मांगों पर ब्रिटिश का क्या रिस्पॉन्स था? पहला रिस्पॉन्स था द ऑगस्ट ऑफर 1940। ये ऑफर दिया था वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने। और वजह, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। हाँ, और उन्हें जंग के लिए भारतीयों का कोऑपरेशन चाहिए था। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? पहला तो था डोमिनियन स्टेटस, मतलब पूरी आजादी नहीं, बस ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर सेल्फ गवर्निंग स्टेटस। और दूसरा, वाइसरॉय की काउंसिल को एक्सपैंड किया जाएगा जिसमें इंडियंस की मेजॉरिटी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। लेकिन जंग के बाद ये आफ्टर द वॉर वाली कंडीशन बहुत क्रूशल थी। बिल्कुल। और चौथा पॉइंट था माइनॉरिटी वीटो। इसका मतलब था कि कोई भी नया संविधान माइनॉरिटीज की सहमति के बिना नहीं बनेगा। अच्छा, अब अगले पेज 4 पे चलते हैं। 2 साल बाद 1942 में एक और कोशिश हुई जिसे द क्रिप्स मिशन कहते हैं। इसे सर स्टैफर्ड क्रिप्स लीड कर रहे थे। मकसद वही था, जंग में इंडिया का सपोर्ट हासिल करना। लेकिन इस बार प्रपोजल्स थोड़े ज्यादा कॉन्क्रीट थे। क्या कहा गया इसमें? इसमें भी एक इंडियन यूनियन की बात थी जिसे डोमिनियन स्टेटस मिलेगा और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। लेकिन फिर से वही बात, इमीडिएटली आफ्टर द वॉर, मतलब फिर से जंग के बाद का वादा। इसीलिए तो गांधी जी ने इसे एक फेमस नाम दिया था, ए पोस्ट डेटेड चेक। एक ऐसी चेक जिस पर फ्यूचर की डेट लिखी हो जिसका अभी कोई फायदा नहीं। हाँ, तो रिवीजन टिप यही है कि अगस्त ऑफर थोड़ा वेग था, क्रिप्स मिशन ज्यादा स्पेसिफिक। लेकिन दोनों ने ही डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया और दोनों ही जंग के बाद के वादे थे। ठीक है, अब आते हैं पेज 5 पर। द गेम चेंजर, कैबिनेट मिशन 1946। ये सबसे इम्पोर्टेंट मोड था। बिल्कुल, ये एक हाई पावर्ड मिशन था जिसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। उनका काम था पावर ट्रांसफर का प्लान तैयार करना। और इसका सबसे बड़ा फैसला क्या था, इसको तो हाईलाइट करना ही पड़ेगा। इट रिजेक्टेड द डिमांड फॉर अ फुल फ्लेज्ड पाकिस्तान। इसने एक यूनाइटेड इंडिया का प्लान प्रपोज किया। इसके मेंबर्स कौन थे, ये नाम भी याद करने हैं। 3 नाम है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। और मेमोनिक दिया है PAC। हाँ, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, क्रिप्स। एग्जाम के लिए बहुत काम आएगा। चलिए अब पेज 6 देखते हैं। कैबिनेट मिशन ने प्रोविंशियल ग्रुपिंग प्लान दिया था। ये क्या था? ये कम्युनल इश्यूज को सुलझाने का एक फॉर्मूला था।
इसमें सारी प्रोविंशियल असेंबलीज को 3 सेक्शंस या ग्रुप्स में बांट दिया गया। ये ग्रुप्स कौन से थे? सेक्शन ए में थे हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस, जैसे मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार। मतलब पूरा सेंट्रल इंडिया। हाँ। सेक्शन बी में थे मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्ट में पंजाब, NWFP और सिंध। और सेक्शन सी? वो भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बंगाल और असम। ठीक है, तो रिवीजन टिप में लिखा है कि इस मैप को दिमाग में बैठा लो। सेक्शन ए हिंदू हार्टलैंड, बी नॉर्थ वेस्ट और सी नॉर्थ ईस्ट। सही। अब पेज 7, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी कैसे, इसका पूरा प्रोसेस यहाँ समझाया गया है। सबसे पहले इलेक्शन। ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन था, मतलब आम जनता ने डायरेक्ट वोट नहीं किया। तो किसने किया? जो प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स थे, उन्होंने आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुना। और वोटिंग का मेथड था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, पर अभी के लिए बस नाम याद रखना काफी है। और कम्युनिटी वोटिंग भी थी। सीट्स को 3 कम्युनिटीज में बांटा गया था। जनरल, मुस्लिम और सिख, इसी के बेसिस पर वोटिंग होनी थी। ठीक है, अब हम आज़ादी के बिल्कुल करीब हैं। पेज 8 पर है द फाइनल एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट ने 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बनाए, इंडिया और पाकिस्तान, 15 अगस्त 1947 को। और इसने दोनों देशों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को फुली सॉवरेन बना दिया। सॉवरेन का मतलब है कि अब वो अपने फैसले लेने के लिए आजाद थे, उन पर ब्रिटिश का कोई कंट्रोल नहीं था। वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस भी खत्म कर दिए गए। हाँ, और प्रिंसली स्टेट्स को चॉइस दी गई कि वो इंडिया ज्वाइन करें, पाकिस्तान ज्वाइन करें या आजाद रहें। पेज 9 पर आते हैं असेंबली के नंबर्स की बात। ये फिगर्स सीधे एग्जाम में आते हैं। टोटल स्ट्रेंथ कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से थी 389 मेंबर्स। इस नंबर को एकदम रट लेना है। पार्टीशन के बाद ये घटकर 299 रह गई, लेकिन ओरिजिनल 389 था, राइट। और रिप्रेजेंटेशन रेशियो मोटा-मोटा ये था कि हर 10 लाख लोगों पर एक सीट। और इन 399 सीट्स का ब्रेकडाउन क्या था? 296 सीट्स थीं ब्रिटिश इंडिया से और 93 सीट्स थीं प्रिंसली स्टेट से। मतलब 296 पर इलेक्शन होना था और 93 पर नॉमिनेशन। बिल्कुल, प्रिंसली स्टेट्स के राजा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को नॉमिनेट करके भेजते। अब पेज 10 पर देखते हैं इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स। ये इलेक्शन 296 सीट्स के लिए हुए थे। और रिजल्ट्स क्या रहे? इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली 208 सीटें, एक बहुत बड़ी जीत। मुस्लिम लीग को 73 और अदर्स को 15 सीटें। तो रिवीजन टिप में यही लिखा है कि कांग्रेस को इतनी बड़ी मेजॉरिटी मिलने का मतलब था कि अब संविधान बनाने का प्रोसेस उनके विजन के हिसाब से आगे बढ़ेगा। हाँ, ये इस रिजल्ट का सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन था। और आखिरी पेज 11, ये बहुत ही खास पॉइंट है। द पायनियरिंग वुमेन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 15 महिला सदस्य थीं। उस जमाने के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल, इस नंबर को भी याद रखना है। कुछ प्रमुख नाम भी दिए हैं, जैसे सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, बेगम एजाज रसूल, ये सब बहुत जरूरी नाम है। तो बच्चों, ये था हमारे संविधान बनने के सफर का पहला हिस्सा। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने शुरू किया तिलक के स्वराज बिल 1895 से। फिर M.N. रॉय के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया और INC की ऑफिशियल डिमांड को देखा। फिर ब्रिटिश के 2 प्रपोजल्स, ऑगस्ट ऑफर और क्रिप्स मिशन को समझा। असली गेम चेंजर कैबिनेट मिशन था, जिसने असेंबली बनाई, और आखिर में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने देश को आजाद किया। और हमने देखा कि असेंबली में 389 मेंबर्स थे, जिसमें